अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। हमें पता है कि लाइट जनरली स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लेकिन जब लाइट के रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं तो लाइट जो है वो अपना पाथ बदल लेती है, लाइट का पाथ बेंड हो जाता है। ये फिनोमिना हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलें लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग समझने जा रहे हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। लाइट जो है वो किस तरह से डिफ्रैक्ट करती है और बेसिकली ये फिनोमिना है क्या। अब इसको समझने के लिए हम बुक की दो एग्जांपल्स को फॉलो करेंगे। एक एग्जांपल जो हमारे इस आर्टिकल में मेंशन की गई है वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर उसे आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हम लोग उसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसका वो हिस्सा जो ज़रूरत है इसको समझने के लिए हम वहाँ इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, क्या था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास अगर एक स्क्रीन मौजूद हो और स्क्रीन कुछ इस तरह से हमारे पास मौजूद हो कि उसके अंदर एक नैरो स्लिट मौजूद हो। स्लिट स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं एक स्मॉल ओपनिंग को कहते हैं, कि जिसमें से कोई चीज़ पास करके आगे जा सकती है, और इससे कुछ फासले पे हमारे पास एक और स्क्रीन मौजूद हो और जिस स्क्रीन के अंदर एक नहीं बल्कि दो स्लिट्स मौजूद हों, और फिर इससे कुछ और फासले पे हम लोगों ने एक और स्क्रीन प्लेस की हो जिस स्क्रीन के अंदर कोई भी स्लिट मौजूद ना हो। तो स्टूडेंट्स, इस तरह की 3 स्लिट से हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझा था। अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या था? अगर हम लोग याद करते हैं तो हमने सीखा था कि अगर हमारे पास पीछे से किसी सोर्स से आने वाले पैरेलल वेव फ्रंट्स मौजूद हों, जैसे में हम इस तरह से इमेजिन करते हैं कि ये हमारे पास पैरेलल वेव फ्रंट्स हैं, यानी लाइट है जो ट्रैवल करते करते हमारे इस स्लिट पे आ रही है, ये इस डायरेक्शन में। और ये जो लाइट है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है जो एक ऐसे सोर्स से जनरेट हो रही है जो मोनोक्रोमैटिक है। जब स्टूडेंट्स वो इस स्लिट तक पहुंचती है, इस स्लिट में से पास करती है, तो हमें याद है हाइगन्स प्रिंसिपल हम लोगों ने सीखा था। ये जो स्लिट है ये बिहेव करना शुरू कर देती है एज ए सोर्स, सेकेंडरी सोर्स के तौर पर, और इसमें से जो लाइट है वो वेव्स की शक्ल में ट्रैवल करते हुए आगे की डायरेक्शन में जाती है, जैसे कि यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। और ये जो वेव जब ट्रैवल करते करते यहाँ तक पहुँचती है तो ये जो दो स्लिट्स फर्दर हमारे पास मौजूद हैं, ये दोनों स्लिट्स भी एज ए सेकेंडरी सोर्सेज के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देती हैं, और यहाँ से जो लाइट है वो फिर से वेव की शक्ल में ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ जाना शुरू कर देती है, जैसे यहाँ पे आपके सामने मैं बना के दिखा रहा हूँ। इस तरह से ये लाइट जो है, अकॉर्डिंग टू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें से भी लाइट कुछ इस तरह से ट्रैवल करेगी और आगे की तरफ चलती चली जाएगी। और फिर स्टूडेंट्स, हमें नज़र आ रहा था कि कुछ रीजन ऐसा है जिस रीजन में दोनों लाइट्स ओवरलैप कर रही हैं, हमें ओवरलैपिंग नज़र आती है। और उस ओवरलैपिंग के बाद हमने एक पैटर्न देखा था जिसे हम इंटरफेरेंस पैटर्न कहते थे, जिसमें हमें ऑल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस नज़र आती थी। जैसे हम लोगों ने देखा था कि इसके बिल्कुल जो सेंटर वाला पार्ट यहाँ पे हमारे पास मौजूद था, इस जगह पे हमें एक ब्राइट फ्रिंज बनती हुई नज़र आती थी। इससे ऊपर हमारे पास एक डार्क रीजन होता था और उससे ऊपर हमारे पास फिर से ब्राइट फ्रिंज बनती थी। उसके नीचे भी एक डार्क रीजन होता था और उसके साथ भी हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बनती थी, यानी ऑल्टरनेट हमारे पास डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती चली जाती थी। इस तरह से ये स्टूडेंट्स आपको जो रेक्टेंगल्स नज़र आ रही हैं, सिर्फ आपको वाज़े करके दिखाने के लिए कि यहाँ पे हमारे पास लाइट जो है वो ब्राइट फॉर्म में नज़र आ रही थी। अब ये एक चीज़ बड़ी ही अनोखी थी उस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट जब भी ट्रैवल करती है तो लाइट तो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो फिर हमें यहाँ पे ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का पैटर्न नज़र नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं नज़र आना चाहिए? स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है तो ये पहली स्लिट से आने वाली लाइट जो है इसको सिर्फ उस रीजन को इल्यूमिनेट करना चाहिए जो बिल्कुल इसके सामने मौजूद है।
यानी अगर हम इस केस में कहें तो यहाँ पे इस रीजन को इल्यूमिनेट करना चाहिए। ऊपर और नीचे जो हमारी दो स्लिट्स नज़र आ रही हैं, इस लाइट को तो वहाँ तक भी नहीं पहुँचना चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ तक किसी तरह से पहुँच भी जाए लाइट, और इधर से अगर लाइट आगे की तरफ जाती, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती तो उसको सिर्फ इस रीजन को इल्यूमिनेट करना चाहिए, और जो लाइट यहाँ से आती उसको सिर्फ इस रीजन को इल्यूमिनेट करना चाहिए। ये जो दरमियान वाला रीजन हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस रीजन की को तो लाइट किसी तरह से इल्यूमिनेट नहीं कर सकती। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें तो हम देखते हैं यहाँ पे लाइट हमें एक ब्राइट फ्रिंज या एक ब्राइट रीजन किस तरह से दे सकती है। तो ये क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन का आंसर अभी हम थोड़ी देर में लेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम लोग इमेजिन करें तो एक और एक्सपेरिमेंट भी है जो हमारी बुक में बताया गया है, मेंशन किया गया है। अगर हम उसे देखते हैं, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम एक बहुत ही छोटा टाइनी साइज का एक बॉल ले लेते हैं, जैसे एक स्टील का बॉल है, बहुत छोटा सा। इसको यहाँ पे एग्जैजरेट करके थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाया जा रहा है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये एक स्टील का बॉल है जिसका साइज बहुत छोटा है। लेट्स सपोज इसका डायामीटर जो है वो 3 मिलीमीटर्स के बराबर है, बहुत स्मॉल साइज का। अब स्टूडेंट्स अगर ये बॉल हम लोग यहाँ पे लें और इस बॉल से कुछ फासले पे यहाँ पे एक स्क्रीन बना दें, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रही। अब इस स्क्रीन से पीछे बॉल हमने कुछ फासले पे रखा और एक अगर हम सोर्स ऑफ लाइट ले लें, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ले लें। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं। ये पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट जो है, इसमें से लाइट हर डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ जाएगी। तो इस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से स्टूडेंट्स अगर लाइट इसके ऊपर डालते हैं तो हमें पता है, हम अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे, एवरीडे की ऑब्जर्वेशन की बेस पे बता सकते हैं कि इसका एक शेडो बनेगा जो हमारी आगे वॉल पे नज़र आ रहा होगा। और वो शेडो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर यहाँ से लाइट जो है वो ट्रैवल करते करते इस पे आती है तो स्टूडेंट्स वो इस तरह से लाइट आगे की तरफ जाएगी। और आप लोग इसे बहुत अच्छे से इमेजिन भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास अगर कोई टॉर्च लाइट हो और हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो और हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्च लाइट की मदद से रोशनी डालें तो दीवार पे उसका जो है वो शेडो हमें बनता हुआ नज़र आता है। तो इसी तरह से ये जो रीजन हमें नज़र आ रहा है, हमें यहाँ पे इस बॉल का इसी साइज़ का एक शेडो भी बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। और हमें पता है कि अगर हम इस सोर्स ऑफ लाइट को पीछे की तरफ मूव कराते चले जाएंगे तो उसी एंगल की वजह से ये बनने वाला शेडो जो है उसका साइज़ छोटा होता चला जाएगा। और अगर इसे आगे मूव करवाते चले जाएंगे तो इसकी वजह से जो बनने वाला शेडो है उसका साइज़ बड़ा होता चला जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ख़ास केस है, एक स्पेशल केस है। हमने जो बॉल यहाँ पे लिया है, अगर आप देखें तो हमने कहा है कि उस बॉल का डायामीटर बहुत स्मॉल है, 3 mm उसका डायामीटर है। तो स्टूडेंट्स आप एक अजीब सी चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, वो क्या होगा कि हमें तो ये जो रीजन सारा का सारा नज़र आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक जो रीजन हमें नज़र आ रहा है, ये हमें रीजन डार्क नज़र आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इस बॉल का शेडो बन रहा है। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये रीजन हमें डार्क नज़र नहीं आता, बल्कि इसका बिल्कुल दरमियान वाला हिस्सा जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, ये रीजन जो है ये हमें ब्राइट नज़र आना शुरू हो जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि दरमियान वाला रीजन यहाँ पे ब्राइट क्यों नज़र आना शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स जैसे हाइगन का प्रिंसिपल हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी जगह पे अगर वेव फ्रंट के किसी हिस्से को ले लें तो वो वेव फ्रंट जो है वो बिहेव करना शुरू कर देता है एज ए सेकेंडरी सोर्स। अब इस केस में भी अगर हम ये कहें कि जो बॉल हमें नज़र आ रहा है, इस बॉल के जो रिम है यानी जो इसके किनारे हैं, वहाँ पे जब वेव फ्रंट पहुँचता है तो वो वेव फ्रंट भी अगर सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट करना शुरू कर दे तो फिर इस केस में क्या होगा? फिर इस केस में यहाँ से भी एक सोर्स जो है वो लाइट आगे की तरफ भेजेगा और यहाँ से भी एक सोर्स जो है वो लाइट आगे की तरफ भेजेगा। अब इन सोर्सेज से अगर यहाँ से एक लाइट ट्रैवल करते 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 सेंटर तक आती है और यहाँ से एक लाइट ट्रैवल करते करते सेंटर तक आती है, तो स्टूडेंट्स मैं इसको यहाँ पे सॉलिड लाइंस के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जब ये दोनों लाइट की रेज यहाँ तक पहुँचेंगी एज ए सेकेंडरी सोर्सेज, तो स्टूडेंट्स इन दोनों लाइट्स का जो पाथ डिफरेंस है यहाँ पे वो ज़ीरो हो जाएगा। हमें पता है दोनों ने एक जितना फासला तय किया, उनके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे चले गए। तो जब पाथ डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है, हम जानते हैं। और उस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पे हमें एक
ब्राइट स्पॉट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। तो हमारे इसके सेंटर में ब्राइट स्पॉट नज़र आने की वजह जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कि जो लाइट की दोनों वेव्स यहाँ तक पहुँची थी उन्होंने कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किया था। यही फिनोमिना यहाँ पे भी हुआ था कि हमें जो यहाँ पे सेंटर में ब्राइट रीजन नज़र आ रहा है वो भी इसी वजह से नज़र आ रहा था क्योंकि इसके सेंटर वाले हिस्से में इस जगह पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई थी। ये तो स्टूडेंट्स बहुत आसान सी चीज़ है इसको समझना, कि जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वहाँ पे ब्राइट इमेज बन जाते हैं, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वहाँ पे डार्क रीजन्स रह जाते हैं, क्योंकि लाइट जो है जब डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी कम हो जाती है कि हम उसे बाज़ जगहों पे देख भी नहीं सकते, या बहुत कम होती है कि हमें बहुत थोड़ी नज़र आ रही होती है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि लाइट यहाँ तक पहुँच कैसे रही है? जैसे कि हमने इस केस में कहा कि शैडो बनना चाहिए था, लाइट को यहाँ पे नहीं पहुँचना चाहिए था, लेकिन लाइट वहाँ पे पहुँच रही है। लाइट का इस जगह पे पहुँचना जो कहलाता है उसे हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास डेफिनेशन लिखी है। इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं और उसके बाद मैं इसे फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ कि वो किस तरह से वहाँ पे गई। देखें, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड होना। स्टूडेंट्स ये कीवर्ड्स हैं हमारे पास। लाइट जो है वो बेंड हो रही है, कहाँ से हो रही है? अराउंड द ऑब्स्टेकल्स। अगर लाइट के रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ गया है, कोई रुकावट आ गई है, वहां से बेंड हो रही है। और कहाँ से बेंड हो रही है? एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। यानी अगर हमारे पास लाइट के रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाए, या हमारे पास कोई भी स्लिट आ जाए, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास स्लिट नज़र आ रही है, तो स्लिट हो या कोई ऑब्स्टेकल हो तो उसके जो किनारे हैं, जो उसके कॉर्नर्स हैं, वहाँ से हमारी लाइट जो है वो बेंड हो जाती है। और जो उसका बेंड होना है ये क्या कहलाता है? ये डिफ्रैक्शन कहलाता है। अब क्वेश्चन वही वाला कि बेंड क्यों हो रही है, जिसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि हम लोगों ने हाइगन्स प्रिंसिपल के अंदर ये चीज़ सीखी थी कि अगर लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक सोर्स ऑफ लाइट मौजूद है। अब इस सोर्स ऑफ लाइट से, अगर ये पॉइंट सोर्स है, अगर इस सोर्स ऑफ लाइट से स्फेरिकल हमारे पास वेव फ्रंट्स आगे की तरफ जा रहे हैं, जैसे ये एक वेव फ्रंट है वो आगे की तरफ चलता चला जा रहा है। अब इससे अगला वेव फ्रंट अगर हम लोगों ने बनाना है तो हाइगन्स ने हमें बताया था कि इससे अगला वेव फ्रंट कैसे बनेगा, कि इस वेव फ्रंट के ऊपर आप कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर लें। उसने कहा था कि इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सेकेंडरी वेवलेट्स के तौर पे एक्ट करेंगे, और वो क्या करेंगे कि ये एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा और ये सेकेंडरी वेवलेट बना देगा, ये एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ये सेकेंडरी वेवलेट बना देगा, ये भी सेकेंडरी वेवलेट। हर एक सोर्स जो है वो एक सेकेंडरी वेवलेट बनाता चला जाएगा, जैसे हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और फिर हमने क्या कहा था? फिर हमने कहा था कि एक ऐसी लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करनी है, एक ऐसी सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ करनी है जो इन तमाम सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करके गुजरे। तो ये जो सरफेस हमारे पास बनती थी, हम इस सरफेस को नाम देते थे नए वेव फ्रंट का। और फिर इस वेव फ्रंट के ऊपर भी अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं तो वो पॉइंट भी सेकेंडरी वेवलेट के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देता है। अब स्टूडेंट्स अगर इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखें, तो इस केस में अगर हम इस पहली स्लिट की बात करें, तो इस स्लिट में से जब ये पैरेलल वेव फ्रंट्स पहुंचे तो इस स्लिट के सेंटर वाला जो हिस्सा है, इधर से जब लाइट आगे की तरफ गई तो इसने एज ए सोर्स बिहेव करना शुरू कर दिया। आप इसको और इसका कंपैरिजन करके देखें। जैसे ये सोर्स हमारे वेव फ्रंट्स बना रहा था, वेवलेट्स बना रहा था और आगे की तरफ जा रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ से वेव ने आगे की तरफ ट्रैवल करना शुरू किया। और फिर वो जब यहाँ पे पहुँची थी, तो फिर ये जो 2 ऑब्स्टेकल्स थे, ये जो 2 स्लिट्स थी, इन स्लिट्स ने भी सोर्स की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। यानी लाइट जिसे स्ट्रेट पाथ में जाना चाहिए था, वो स्ट्रेट पाथ में इस वजह से नहीं गई क्योंकि जो उस रुकावट या उस कॉर्नर या उस स्लिट में से पास कर रही थी, तो उस जगह पे उस कॉर्नर ने, उस स्लिट ने जब वहाँ पे वेव फ्रंट पहुँचा है तो उस वेव फ्रंट ने एज ए सोर्स बिहेव करना शुरू कर दिया। और जैसे सोर्स एक लाइट स्प्रेड करता है, उसने उसी तरह से उस लाइट को स्प्रेड करना शुरू कर दिया। इस वजह से वो लाइट आगे की तरफ गई और फिर अगला
हिस्सा तो आपको पता है क्योंकि मोनोक्रोमेटिक थी इस केस में, तो जहाँ पे ओवरलैपिंग हुई उस ओवरलैपिंग की वजह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, और जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हुई वहाँ पे हमें जो थे वो ब्राइट ग्लो स्पॉट्स नज़र आना शुरू हो गए, जिसे हम ब्राइट फ्रिंजेस का नाम देते हैं। इसी तरह से ये चीज़ यहाँ पे भी हो रही थी। तो स्टूडेंट्स, फिर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये हुई कि जब ऑब्स्टेकल आ जाए या कोई स्लिट आ जाए, तो उसके किनारों के पास जब हमारा कोई वेव फ्रंट पहुंचता है, तो वो वेव फ्रंट सेकेंडरी वेवलेट्स के सोर्स के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देता है, और लाइट हमारी जो है वो बेंड होना शुरू हो जाती है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग of light around the obstacles, and spreading of light wave into the geometrical shadow of an obstacle is called diffraction. Students, हमारी बुक में एक इंफॉर्मेशन भी दी गई है। अगर इस साइड बार को हम लोग, साइड बॉक्स को अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने को बताया गया कि अगर आप अपनी दो फिंगर्स को एक दूसरे के साथ बिल्कुल इस तरह से प्लेस करें, तो हमें पता है हम जब जितना मर्जी इन फिंगर्स को एक दूसरे के साथ प्लेस कर लें तो इनके दरमियान कोई ना कोई रीजन ऐसा ज़रूर रह जाता है कि जिसमें एक ओपनिंग होती है। या अगर हमारी दोनों फिंगर्स जो हैं बिल्कुल मैच भी कर रही हैं, एक दूसरे से मीट कर रही हैं, कोई ओपनिंग नहीं है, तो आप इनके दरमियान थोड़ा सा फासला रखें, और वो जो थोड़ा सा फासला रखते हैं उस फासले से आपके आपके करीब कोई भी बल्ब या सोर्स ऑफ लाइट है, आप उसको देखें। अगर आपकी दोनों फिंगर्स बिल्कुल क्लोज होंगी तो आपको सोर्स ऑफ लाइट नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी अपनी फिंगर्स को ओपन करेंगे और उसमें से सोर्स को देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको ऐसे लगेगा जो लाइट है वो जब आपके उस स्मॉल ओपनिंग में से आ रही है तो वो बिखरती हुई आपको नज़र आएगी। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे एक चमक रहा है कोई सोर्स ऑफ लाइट, और वो आपकी उंगलियों में से बिखरती हुई, निखरती हुई रोशनी जो है वो बाहर की तरफ आएगी। वो किस वजह से होगा स्टूडेंट्स? वो इसी वजह से होगा क्योंकि बहुत स्मॉल ओपनिंग थी, और उस स्मॉल ओपनिंग के होने की वजह से जब लाइट उसमें से पास की है तो लाइट जो थी वो बेंड हो गई है और आपको वो बिखरती हुई नज़र आ रही है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था बेसिक एक्सपेरिमेंट्स। 2 एक्सपेरिमेंट्स जो हमारी बुक में बताए गए और एक एक्सपेरिमेंट जो आपको बताया गया जिसे आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसको अगर हम फाइनलाइज़ करें आर्टिकल को, तो यहाँ पे कहाँ कौन-सी ऐसी जगह हैं जिधर हम डायफ्रैक्शन को ज़्यादा अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वो भी मेंशन किया गया है। अगर स्टूडेंट्स हम इस आर्टिकल के लास्ट पैराग्राफ को देखें, तो उस लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि हमारे पास डिफ्रैक्शन को देखना उतना ज़्यादा आसान हो जाता है जितनी हमारी लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है। स्टूडेंट्स, वेवलेंथ का ऑब्स्टेकल के साथ कंपेरेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसे ऑब्स्टेकल कहते हैं? यानी ये देखिए, हम लोगों ने इसका जो साइज़ लिया था वो शुरू में ही बताया कि ये बॉल जो है बहुत छोटे साइज़ का है, 3 मिलीमीटर का। अगर स्टूडेंट्स आप एक क्रिकेट के बॉल या टेनिस के बॉल को सामने रख के यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहेंगे तो आप इस एक्सपेरिमेंट को नहीं परफॉर्म कर सकेंगे। आपको उसका एक सॉलिड शैडो नज़र आएगा, आपको उसके सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर कोई भी ब्राइट स्पॉट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो जो ऑब्स्टेकल है उस ऑब्स्टेकल का साइज़ आपकी लाइट की वेवलेंथ के साथ कंपेरेबल नहीं है। तो हमारे पास, अगर हम इस डायफ्रैक्शन को देखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, जो लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ होगी उतनी हमारे लिए आसान होगा डिफ्रैक्शन को स्टडी करना। और जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जो साइज़ ऑफ ऑब्स्टेकल है, जैसे यहाँ पे स्लिट का साइज़ है या यहाँ पे इस बॉल का साइज़ है, ये कंपेरेबल होना चाहिए हमारी यूज़ की गई लाइट की वेवलेंथ के साथ। ये ना हो कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, जैसे मैंने टेनिस बॉल की एग्जांपल दी है, तो फिर हम इसे नहीं देख सकेंगे। दूसरी चीज़ जो स्टूडेंट्स हमें पता चलनी चाहिए यहाँ पे वो है कि जो डिफ्रैक्शन है उसको जो हम स्टडी करते हैं, जो हमें नज़र आती है, वो बेसिकली इसलिए नज़र आती है कि जो डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे यहाँ पे 2 सोर्सेज बन गए थे, जो 2 सोर्सेज से आने वाली लाइट है वो इंटरफेयर करती है। यानी यहाँ पे जो हमें सेंट्रल ब्राइट स्पॉट या इसके सेंटर में जो ब्राइट स्पॉट नज़र आ रहा है, ये सिर्फ इस वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि दोनों लाइट्स ने कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किया। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे ना हो तो हमें ये ब्राइट स्पॉट्स नज़र ही नहीं आएंगे। लाइट बेंड तो हो जाए
लेकिन बेंड होने के बाद अगर वहाँ पे इंटरफेरेंस की कंडीशंस ही फुलफ़िल नहीं होंगी, तो हमें वो जगह नज़र ही नहीं आएगी। तो फिर स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि अगर हम डिफ्रैक्शन को देखना चाहते हैं, तो इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास जो लाइट है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, जो ऑब्स्टैकल है हमारे पास या जो स्लिट है उसका साइज़ उसके कंपेरेबल होना चाहिए और फिर ऑब्ज़र्वेबल इंटरफेरेंस की कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए। फिर जाके स्टूडेंट्स हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देख सकते हैं और ये हमारी बुक के लास्ट पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ें सारी मेंशन्ड हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने सीखा कि लाइट डाइफ्रैक्ट किस तरह से करती है, क्यों करती है और इसको हम किस तरह से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। यकीनन आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।